हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे और ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई तैयारी ठीक तरीके से कर रहे होंगे। तो यहाँ पे देखो, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज देख रहे हैं। अभी आपका आरपीएससी का, एमपीपीएससी का, सीपीईटी का बहुत सारे ऐसे बॉटनी के एग्जाम है जो आने वाले हैं। और मैं कहता हूँ कि आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखो, यूट्यूब पे हमने कराया हुआ है पॉइंटर सीरीज के सारे वीडियो को अच्छे से देख लो। जो भी हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से ज्वाइन कर लो। डेली हम 7 बजे कुछ करते हैं, फिर फ्री में लाइव क्लास वहाँ पे भी लेते हैं। सारे डाउट को हम डिस्कस करते हैं, नए नए चीज़ें आपको बताते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे पास मॉक टेस्ट भी है, ऑनगोइंग रिकॉर्डेड बैच भी है, आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन ये देख लो, हमारा जो है 15 मई से ये न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है बॉटनी के लिए, लाइफ साइंस के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर सीयूटी पीजी। आप ज्वाइन कर सकते हो। इस बार 2024 में रैंक 1 देख सकते हो, रैंक 2 3 ऐसे करके सब हमारे ही ग्रुप से, हमारे ही बैच से आया हुआ है। ठीक है, तो प्रमोशन के तो काम होते रहेंगे, लेकिन अगर मैं कहता हूँ भाई नए हो हमारे यूट्यूब चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दो और थोड़ी बातें सुन लिया करो। स्किप कर दो, स्किप कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम आओ क्वेश्चन पे आते हैं अपने ना। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल 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 कॉन्सेप्ट के साथ जेके पीएससी का क्वेश्चन पेपर है 2009 का, जम्मू एंड कश्मीर, असिस्टेंट प्रोफेसर का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है। देखो, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एट द माइटोटिक एनाफेज ऑफ सूट टिप इज स्पोरोफिटिक नंबर इज 2 यानी इक्वल टू 14। देखो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा आपको कि ये माइटोटिक डिवीजन की बात करें यानी माइटोसिस का। तो माइटोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर सेम होता है एज द पेरेंट सेल इन द डॉटर सेल। समझ रहे हो। और मियोसिस होता तो ये आधा हो जाता, यही हम कहते कि मियोसिस के एनाफेज फर्स्ट में इतना है, ऐसे करके कितना होगा तो 7 हो जाता। लेकिन ये माइटोसिस डिवीजन है तो हमेशा ये 14 होगा, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर बराबर रहता है भैया। एनाफेज की बात कर रहे हैं ना। एनाफेज में जैसे देखो, यहाँ पे मान लो पहले 28 बनेगा, फिर आधा इधर आधा इधर, तो 14 14 आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बैक्टीरियल मेम्ब्रेन प्रोसेसेस। तो देखो, बैक्टीरिया के पास जैसे आपको पता है, सेल मेम्ब्रेन जो होता है किससे बन के मिलके बना होता है। मोस्टली हम बात करें तो जैसे फास्फोलिपिड होता है, और फिर क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, और कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ ओलिगोसेक्राइड होता है ना। तो बैक्टीरिया के केस में ये कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली मिलते नहीं, प्लांट के केस में, एनिमल के केस में रहेंगे। जैसे प्लांट में स्टिग्मास्टेरॉल रहेगा, एनिमल में कोलेस्ट्रॉल रहेगा, और फंजाई में एर्गोस्टेरॉल रहेगा। लेकिन बैक्टीरिया में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे हैप्नॉइड्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, हैप्नॉइड्स। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, व्हाट इज नॉट करेक्ट अबाउट बायो मेम्ब्रेन। तो यही नॉर्मल मेम्ब्रेन के बारे में जानते हो। द प्रपोर्शन ऑफ लिपिड टू प्रोटीन वेरीज फ्रॉम 1:0.8 टू 1:4। तो ये बिल्कुल सही बात कर रहा है, लिपिड ज़्यादा होता है, प्रोटीन कम होता है भैया। ठीक है, तो ये सही है। क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड इज ड्यू टू टेम्परेचर सेंसिटिव मोशन ऑफ फैटी एसिड एंड टेल्स। बिल्कुल सही बात है, टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फैटी एसिड टेल ऐसे ज़्यादा ऐसे फैलने लगेगा, फिर टेम्परेचर कम होगा तो ज़्यादा ज़्यादा पास आएंगे। तो ये सही है। कोलेस्ट्रॉल इज प्रेजेंट ओनली इन द मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल्स। गलत बात है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है, कोलेस्ट्रॉल के अलग अलग वेरिएंट एनिमल के साथ साथ प्लांट में, फंजाई में मिलते हैं। तो ये चीज़ें गलत है, यानी कि राइट आंसर तो यही होगा। अब देखो, ग्लाइकोकैलिक्स इज प्रेजेंट बोथ सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन। तो देखो, आउटर सरफेस इनर सरफेस होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है ना। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स दोनों साइड होता है, तो ग्लाइकोकैलिक्स दोनों साइड रहेगा। तो आंसर आपका सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिडिल लैमेला इज एब्सेंट बिटवीन। तो मिडिल लैमेला कहाँ पे एब्सेंट रहता है, वो जो गार्ड सेल होता है ना, तो गार्ड सेल में मिडिल लैमेला नहीं होता है। स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग में हेल्प करता है। ये बताओ, गार्ड सेल होता है सब्सिडरी सेल, तो किसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, गार्ड सेल के पास या सब्सिडरी सेल के पास। कमेंट सेक्शन बताओ कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे होता है। चलो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। व्हाट इज नॉट करेक्ट अबाउट मेंडलिज्म। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन देख के घबराओ मत, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस फर्दर सेग्रीगेंट मेंडलिज्म। बिल्कुल सही बात है कि मेंडलिज्म को फॉलो नहीं करता, अलग ही चलता है इसका काम भैया। इंटरमिक्स कैरेक्टर आता है, कार्ल कोरेस ने बताया था। मेंडल पास्टुलेट्स दैट एवरी कैरेक्टर इज गवर्न बाय वन पेयर ऑफ फैक्टर, जिसको हम एलील बोलते हैं। ये भी सही है, हमें नाट कर खोजना है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज बेस्ड अपॉन द रिजल्ट ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। देखो, मेंडल के हम 3 नियम के बारे में पढ़ते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस,
लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो ये दोनों मोनो हाइब्रिड के ऊपर है। लेकिन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करें तो ये मोनो हाइब्रिड पे ना होके ये डाई हाइब्रिड पे है। ठीक है, डाई हाइब्रिड पे है, तो ये यानी कि गलत हो गया ये। ठीक है भाई, तो यही होगा राइट आंसर आपका। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज बेस्ड अपॉन द सेग्रीगेशन ऑफ मैटरनल एंड पैटर्नल फैक्टर। बिल्कुल सही बात है, कोई भी गैमेट किसी के साथ पेयर होके जा सकता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जो मेंडल का 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर था, जैसे फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पोर्ट का शेप, साइज ऑफ सीड, ये सारा चीज़ था, तो वो कितने क्रोमोसोम पे था? तो वो ब्लिक्स्ट ने खोजा था, वो 4 क्रोमोसोम पे लोकेटेड था, सातों पेयर ऑफ द कैरेक्टर। अगर देखो पेयर आप करेक्टर पूछे तो आपको 7 आंसर, लेकिन अगर नंबर आप करेक्टर पूछे तो आपको 14 बताना पड़ेगा। तो बिलिक्स्ट ने इसको बताया था। अब देखो ये ह्यूगो ड्रीवी, ये तो रिलेटेड है आपका ओइनोथेरा लेमियार्काना के ऊपर काम किए थे और म्यूटेशनल थ्योरी के बारे में बताए थे। ये म्यूटेशन से रिलेटेड है ना भाई। और ये देखो कार्ल कोरेंस है, तो इन्होंने मिराबिली जलापा स्नैपड्रैगन के ऊपर काम करके इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में बताया। और मार्गन ने ड्रोसोफिला के ऊपर इन्होंने जैसे लिंकेज उंकेज के बारे में बताया था। ठीक है, आवाज़ सही है ना? अच्छा, तो कमेंट भी कर दिया करो, नए नई चीज़ें कुछ पता चले। बीटी कॉटन क्या है? तो बैसिलस thuringiensis करके एक बैक्टीरिया होता है, जहाँ से हम एक जीन निकालते हैं, जिस जीन का नाम होता है क्राई जीन। तो क्राई जीन होता है, जैसे इससे हम क्या बनाते हैं? ट्रांसजेनिक क्रॉप रेजिस्टेंट अगेंस्ट इंसेक्ट पेस्ट। ठीक है, ये होगा, ये नहीं होगा भाई, यही तो डालते हैं, बीटी काटन, बीटी ब्रिंजल, यही सब बनाते हैं। तो हम इंसेक्ट से बचाना चाहते हैं। इफ द होमोजाइगस डोमिनेंट सेक्स इज क्रॉस बाय द हेमीजाइगस रिसेसिव, तो होमोजाइगस डोमिनेंट अब इसके साथ क्रॉस कराओगे तो एक तरीके से ये इसके साथ जाएगा, फिर ये इसके साथ जाएगा। तो क्या कह रहा है? इनहेरिटेंस पैटर्न सेक्स लिंक ट्रेट विल बी। तो एक तरह का देखो, ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, तो क्या कर रहा है? देन द इनहेरिट प्रोटीन यू हैव टू सेक्स लिंक दैट। तो ये आंसर मेरे हिसाब से, जैसे ये टेस्ट क्रॉस तो होगा नहीं, तो टेस्ट क्रॉस होगा नहीं तो ये 1:1 तो आना नहीं चाहिए। तो अगर बात करें यहाँ पे, ये नहीं समझ में आ रहा कि फिनोटिपिक पूछ रहा है कि जीनोटिपिक। अगर ऐसे पूछता तो मान लो फिनोटिपिक पूछता तो ये मार देते, जीनोटिपिक पूछता तो ये मार देते। ये तो डुप्लीकेट एक्शन का है। तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताओ, इसको अभी मैं स्टार लगा के छोड़ता हूँ। आप बताओ क्या होगा इसका आंसर? अरे थोड़ा बताओ भाई, जरूरी नहीं कि मुझको सब कुछ आता रहे। ठीक है, थोड़ा बताना जरूर, पिन कर दूंगा आपके कमेंट को मैं। चलो अगला क्वेश्चन है कि क्वांटिटेटिव ट्रेट कौन सा नहीं है? तो देखो, क्वालिटेटिव ट्रेट होता है जैसे आंखों का कलर, बालों का कलर, ये सब होता है क्वालिटेटिव। जिसको नंबर में हम डिफाइन नहीं करते वो क्वालिटेटिव होता है। जिसको अगर हम नंबर में, जैसे 5 फुट का हाइट है, ठीक है, और जैसे वो इतना काला है, इतना गोरा, ऐसे करके आंखों का कलर ब्लू है, तो ये सब क्वांटिटी, तो यही चीज़ है। तो देखो, ह्यूमन आई कलर, ह्यूमन, अच्छा, क्वांटिटेटिव ट्रेट नहीं है। तो आई का कलर एक ट्रेट है, आई का कलर कौन सा हो सकता है? वो आपका करेक्टर है ना। तो जैसे हाइट देखो, ये तो क्वांटिटेटिव है, ठीक है, और स्किन कलर भी अलग अलग पैटर्न शो कर सकता है, तो ये भी है आपका। ह्यूमन आई कलर भी अलग अलग हो सकता है, ये भी है। आईक्यू जो होता है, आईक्यू को भी तो नंबर में डिफाइन करते हैं भाई। रुको 1 मिनट, मैं चेक कर लेता हूँ इस क्वेश्चन को, नहीं तो हर चीज़ गलत बताऊंगा तो आप कहोगे कि सर को नहीं आता, सर हमको बता रहे हैं। हाँ जी, जस्ट मैंने इस क्वेश्चन को भी किया, तो पता चला कि इसमें से सब जो है सब क्वांटिटेटिव कैरेक्टर ही है भाई। ठीक है, क्वांटिटेटिव सब है, तो इसमें तो ये क्वेश्चन तो चैलेंज करने लायक है। अब देखो एग्जाम में होता है ना, ऐसे क्वेश्चन बना देते हैं जिसको लोग चैलेंज करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई आंसर नहीं आएगा मेरे हिसाब से। तो जो एंगलर एंड प्रेंटल का जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, तो उसमें पहली फैमिली कौन थी? तो वो थी आपका मैग्नोलिएसी। ठीक है, अब आपको बताना है नेचुरल वाला किसका था, नेचुरल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन किसका था, और आपको बताना है आर्टिफिशियल वाला किसका था। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तब अगर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे तभी आपका इन्वॉल्वमेंट पता चलेगा भाई। ठीक है, फिर अगर आप हमसे डाउट वाउट पूछोगे कभी तो आपको बताने में मुझे अच्छा लगेगा, नहीं तो यहाँ कमेंट करोगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप देखते हो वीडियो कि नहीं देखते हो। और दोस्तों में शेयर करो यार, सब्सक्राइबर बढ़वाओ ताकि लोगों के पास हम पहुंच सकें ढेर सारे। बायनॉमिनल नामनक्लेचर गिवन बाय जेनेरा प्लांटेरम में दिया गया था, और बायनॉमिनल नामनक्लेचर कैरोलस लीनियस ने दिया था। जॉन रे ने स्पीसीज कॉन्सेप्ट के ऊपर काम किया, इन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन के बारे में काम किया। ये देखो हक्सले जो थे थोड़ा सा
प्रोटिस्टा वोटिस्टा टर्म दिया था, फिर हक्सले ने प्रोटोप्लाज्म ऑटोप्लाज्म के बारे में बताया था। और बताना हक्सले के बारे में जो पता हो। अगला क्वेश्चन है कि C4 में जो हम क्रेंज एनाटॉमी बोलते हैं वो क्यों बोलते हैं? तो क्रेंज मतलब होता है वृथ लाइक मैनर मैनेज, और वृथ लाइक का मतलब होता है कि एक गार्लैंड की तरह हो, माला की तरह हो। तो बंडल सीड सेल जो होता है ना, वो माला की तरह दिखता है, इसलिए उसे हम क्रेंज एनाटॉमी बोलते हैं। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन है इलोंगेटेड एक्सिस बिटवीन द एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। तो देखो एंथ्रोपोर जहाँ पे होता है ये इलोंगेशन होता है कैलिक्स एंड कोरोला के बीच में। गाइनोफोर जो होता है थोड़ा सा इलोंगेटेड गाइनोसियम होता है, और एंड्रोगाइनोफोर जो होता है दोनों एंडोसियम गाइनोसियम दोनों हो जाते हैं। तो ये क्या होगा, एंडोसियम एंड गाइनोसियम के बीच में क्या होगा, तो इसे हम बोलेंगे गाइनोफोर ही बोलेंगे, जो एंडोसियम एंड गाइनोसियम के बीच में रहेगा। ठीक है, ये रहेगा सही आंसर। एक मिनट एक मिनट, गाइनोफोर इज द इलोंगेटेड गाइनोसियम, एंड्रोफोर बोलेंगे। एंड्रोफोर इज द इलोंगेशन बिटवीन द एंडोसियम एंड गाइनोसियम, तो आंसर आपका सी होगा। ठीक है भाई, तो ये सब चीज़ें आप जानते रहो। चलो अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। द फेनामेना ऑफ जियोकार्पी इज कॉमन इन। तो जियोकार्पी का मतलब होता है कि वो ऐसा मतलब फ्रूट रूट जो बन रहा है उसका, वो सॉइल के अंदर बने। तो देखो एरेकी साइपोजिया हम बोलते हैं पीनट को, तो पीनट कहाँ पे पड़ते हैं, सॉइल के नीचे ना, तो यही आंसर होगा। ग्लाइसिन मैक्स सोयाबीन है, ये होगा नहीं। आर्टोकार्पस से कटहल है, तो कटहल में क्या मिलता है, कॉलीफ्लोरी मिलता है, मतलब स्टेम पे डायरेक्ट फ्रूट लग जाते हैं। तो ये नहीं होगा, आंसर आपका ए ही होगा। मतलब ये नहीं होगा, ये होगा। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट बेस्ड ऑन द क्रोमोसोम नंबर। तो नंबर की बात कर रहा है। तो देखो कैरियोटेक्सोनॉमी है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस से रिलेटेड, ये न्यूमेरिकल कहेंगे। स्मिथ एंड सॉकल ने इसके बताया था इसके बारे में। तो यही चीज़ होगा। साइटोटेक्सोनॉमी है कि अलग अलग फैमिली में कौन से केमिकल पाए जाते हैं ना, उसके आधार पे जो होता है। अगला क्वेश्चन है कि द स्टेम हैविंग सेवरल नोड एंड इंटरनोड मॉडिफाइड इनटू द फ्लैट फ्लेसी ग्रीन लीफ स्ट्रक्चर विच कैरीड आउट विद फोटोसिंथेसिस। मतलब यही कह रहा है भैया, देखो ना, जैसे यहाँ पे क्या होता है, स्टेम जो होता है, स्टेम मॉडिफाइड होकर लीफ लाइक बन जाता है। क्या बन जाता है, लीफ लाइक। और जो एक्चुअली में लीफ होते हैं ये बन जाते हैं स्पाइन लाइक। तो ये देखो ना, यहाँ पे सेवरल नोड की बात कर रहा है, सेवरल नोड एंड अगर सिंगल बोलता तो सिंगल नोड इंटरनोड मिलता तो वो क्लेडोड हो जाता। एग्जाम्पल जैसे इसके हो जाते हैं रस्कस, एस्पार्गस। ठीक है, सेवरल नोड कर रहा है माने फाइलोक्लेट के बारे में बात कर रहा है, अपुंसिया के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, एक फिल्लोड होता है ऑस्ट्रेलियन एकेसिया, वहाँ पे पेटियोल मॉडिफाइड होकर लीफ लाइक बन जाता है। बल्बिल आपका बल्बिल एक ऐसे करके मान लो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, शक्कर आप जानते ही हो, शक्कर जैसे केला में मिलता है। चलो अगला क्वेश्चन है कि इंडो सिम्बियोटिक ऑर्गेनेल कौन है? तो सिम्पर एंड मुर्गेलिस ने बताया था कि देखो पहले कुछ बैक्टीरिया थे, तो कुछ बैक्टीरिया थे जो फोटोसिंथेसिस कर रहे थे, तो एक फोटोसिंथेसिस करने वाला बैक्टीरिया दूसरे फोटोसिंथेटिक करने वाले बैक्टीरिया को खा गया, तो वो क्या बन गया, वो क्लोरोप्लास्ट बन गया। और कुछ थे जो ऐसे कीमोसिंथेसिस करते थे, तो वो माइटोकांड्रिया बन गए। तो माइटोकांड्रिया रहेगा यूकेरियोटिक सेल में, यही मोस्ट करेक्ट आंसर लग रहा है यहाँ पे। राइबोसोम नहीं होगा, राइबोसोम इज द ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल, माइटोकांड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट इज द सेल विद इन सेल। तो ये बातें आप जानते रहो। अगला क्वेश्चन है कि इन वीवो ऑकरेंस ऑफ एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड हैज बीन रिपोर्टेड इन। तो देखो ना, ये चीज़ है आपका धतूरा एनोक्सिया होना चाहिए। गुहा एंड माहेश्वरी ने सबसे पहले धतूरा एनोक्सिया का यूज करके आपका एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड को बनाया था। निकोसियाना में कंफ्यूज हो गया, मेरे हिसाब से तो धतूरा ही होना चाहिए। देखो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर मैं कोई क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको सिंगल डाउट आ रहा है, सिंगल डाउट आ रहा है, सिंपल गूगल करो, बहुत सारे एआई टूल है वहाँ पता करो, ग्रुप में डाल दो। ठीक है, मुझसे मत पूछना कि सर ये नहीं है भाई। पहले अगर आप जैसे मान लो मैं एनटीए हूँ, आपको लगता है कि मैंने पेपर गलत सेट कर दिया, तो आप आके ऐसे कहोगे ये एनटीए चच्चा ये क्वेश्चन गलत बा, ऐसे करके नहीं होता है ना। आपको क्या होता है, रेफरेंस देना होता है। तो आप हमको भेजो रेफरेंस, तो मैं उसको सही करूँगा, और मैं भी तो सीख ही रहा हूँ, बहुत बड़ा ज्ञानी थोड़ू ना हूँ। ठीक है, और देखो हर चीज़ बात होती है प्रैक्टिस की। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, मेरे को भी नॉलेज होता है भाई। अब देखो इंटर स्पेसिफिक क्रॉस, इंटर स्पेसिफिक मतलब दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में है, तो आपको बनाना है इंटरजेनिक हाइब्रिड बनाना है।
ठीक है। अब ग्राफ्टिंग देखो करोगे ना, तो ग्राफ्टिंग करोगे ना तो ऐसा कोई खास हाइब्रिड बन नहीं पाएगा, वहाँ पे सीड का सेटिंग वेटिंग होगा नहीं, तो ये होगा नहीं। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से भी उतना कुछ खास नहीं प्रभाव, टिश्यू कल्चर से भी नहीं होगा। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन होता है, वहाँ पे आप करा सकते हो। वहाँ पे क्या होता है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन में, जैसे दो सेल लेते हैं, वहाँ का सेल वाल रिमूव करते हैं, तो उसे हम प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। फिर पॉलीथिलीन ग्लाइकाल हो गया, सोडियम नाइट्रेट हो गया, या इलेक्ट्रिक शॉक को देखो उसको फ्यूज कराते हैं तो साइटोप्लाज्म फ्यूज हो जाता है, लेकिन न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होता है, तो उसको हम हाइब्रिड बोलते हैं। तो ये एक तरह का इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड बन जाता है। समझ में आता है मेरा बात? हाँ ठीक है। अब देखो द फर्स्ट सिंथेटिक सीड वाज प्रोड्यूस इन विट्रो बाई, तो फर्स्ट सिंथेटिक सीड जो था वो किट्टो एंड जर्निक ने 1982 में बनाया था। ठीक है, ये पता नहीं कैसा क्वेश्चन, मान लो कि जिसको किट्टो या जेनिक पता है तो ये ईयर में कंफ्यूज हो जाएगा। सिंथेटिक सीड के लिए देखो ना, इसका यूज किया जाता है सोडियम एल्जिनेट का। बहुत सिंपल सिंपल समझो कि जो सोमैटिक इम्ब्रियो रहते हैं, सोमैटिक इम्ब्रियो के ऊपर सोडियम एल्जिनेट का ऐसा लेपिंग कर दिया जाता है और वो बन जाता है सिंथेटिक सीड। अगला क्वेश्चन है कि अगर मतलब कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल का सिंपल मतलब समझो, जहाँ पे या तो फ्लोयम टोटली जाइलम को सराउंड कर ले या जाइलम टोटली फ्लोयम को सराउंड कर ले, तो उसे कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल बोलते हैं। और ये दो तरह का है, जैसे ये लेप्टोसेंट्रिक है, तो लेप्टोसेंट्रिक को हम एम्फी वेसल भी बोलते हैं, और एम्फी क्राइबल को हम हाइड्रोसेंट्रिक भी बोलते हैं, हाइड्रोसेंट्रिक। ठीक है भाई। तो ये क्या कह रहा है कि इफ द जाइलम जाइलम टोटली सराउंड कर ले फ्लो, अच्छा जाइलम इज सराउंडेड बाय द फ्लोयम, मतलब फ्लोयम जाइलम को सराउंड कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे एम्फी क्राइबल। और ये जैसे फर्न ये सब में मिलता है, फर्न में। ठीक। और लेप्टोसेंट्रिक में क्या होता है, जाइलम सराउंड द फ्लोयम, और लेप्टोसेंट्रिक कहाँ पे होता है, यक्का में और ड्रासिनायस्टम में। अब जितना मैं बताया ना, यही इस टॉपिक से यही इतना ही पूछा जाता है। चलो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं ना। रूट ऑफ एपिफिटिक आर्किड है, possession possesses an outer spongy tissue for absorbing moisture। तो एपिफिटिक प्लांट है भाई, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके जिंदा रहता है, तो उस टिश्यू को हम वेलामेंट टिश्यू बोलते हैं, सिंपल बात है। टाइलोसस क्या होता है भाई, टाइलोसस वो जो सीव ट्यूब होता है वहाँ पे फ्लोएम का ट्रांस मतलब फूड ट्रांसलोकेशन होता है, तो वहाँ पे ऐसे कुछ बबल लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, तो टाइलोसस बोलते हैं। और लेंटिसेल क्या होता है, जैसे डाइकार्ड के स्टेम में कुछ सांस लेने के लिए ये स्ट्रक्चर बनता है, गैसियस एक्सचेंज के लिए। स्टोमेटा तो होता है, लेकिन यहाँ पे ये बनता है। अब देखो एक स्टील के बारे में बात कर रहा है, स्टील सेंट्रल स्लाइडर कोर ऑफ जाइलम विच हेल्प इन द, मतलब जाइलम का साइड सेंट्रल स्लाइडिकल कोर है जो इंडोडर्मिस और पेरीसाइकल से घिरा हुआ है, तो वही चीज़ है, स्टील बोलते हैं ना। तो क्या कह रहा है कि यहाँ पे आउटर और इनर साइड पे जाइलम देखा जा रहा है, तो कैसा स्टील रहेगा, तो ये रहेगा एम्फीफ्लोइक सिफोनो स्टील, और ये राइजोमा मार्सिलिया में एडियंसम में मिलेगा। ठीक है, आप बताओ एक्टोफ्लोइक कहाँ पे मिलता है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा। अब देखो स्टोमेटा है रिमेन सराउंडेड बाय द लिमिटेड नंबर ऑफ सेल विच कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द अदर एपिडर्मल सेल, मतलब एक जैसा दिख रहा है, 10 सब्सिडरी सेल आर एब्सेंट, तो सब्सिडरी सेल एब्सेंट रहता है तो उसको हम बोलते हैं एनोमोसिटिक ऑफ द स्टोमेटा। तो ये रेननकुलेसी का करेक्टर है। अब ये देखो ब्रेसिकेसी का करेक्टर है, पैरासिटिक शायद रूबिएसी का करेक्टर है। तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, सारे जो स्टोमेटा जैसे अल्फा अल्फा बरेली वाटर लिली, ठीक है बहुत सारे हैं। आप कहोगे सर सब रटना है क्या, यार रटना नहीं होता, धीरे धीरे समझोगे ना आ जाएगा, और हर चीज़ पे टाइम देना होता है। अब मैं कहूँ आपने कभी स्टोमेटा के बारे में रेगुलेशन नहीं पढ़ा, टाइप नहीं पढ़ा, और आपको लगता है कि एक बार पढ़ के आ जाएगा ऐसा नहीं है। आप एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, तीन बार पढ़ो, चार बार, ऐसे देखो 20-25 ही टॉपिक है, मतलब चैप्टर है, उसको आप मतलब एक साल में दो दो बार पढ़ रहे हो। और जो भी चीज़ें कर रहे हो अभी ना, जैसे आप अभी बीएससी कर रहे हो या एमएससी कर रहे हो, आराम से करो, अभी ज़िंदगी भर यार, अभी आप 20-25-30 साल के हो, अभी आपको 40-50 साल और 40-50 क्या, भगवान करे आप 100 साल और जी जाए, 100-150, ये तो जाए ही ना, अश्वत्थामा की तरह धरती पर है, तो ज़िंदगी भर सीखना ही है आपको। आपको क्या लगता है कि एक दिन में पढ़ लिया, आज इंस्ट्रूमेंटा ख़त्म तो ख़त्म, भाई पढ़ना होता है, सीखना होता है टाइम के साथ साथ, तो धीरे धीरे सीखिए, आपको आ जाएगा। किस बात का रिग्रेट करते हैं, परेशान होते हैं भाई कि अरे हम तो बहुत पढ़ते हैं, हमको आता नहीं है, याद नहीं रहता है। जब मैं एंट्रेंस दिया था ना, फैमिली प्लांट फैमिली के सारे क्वेश्चन गलत हुए थे। ठीक है। जब मैं CSIR दिया था 135 रैंक था फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो मैं उसके लिए रिग्रेट करूँ कि यार मेरे को और बन जाते तो मेरा अंडर 100 रैंक हो जाता। जो चीज़ें आपके पास है ना उसको अप्रिसिएट करो, और टाइम के साथ साथ ना वो चीज़ें
प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। समझते हो कि नहीं इस बात को? क्या सर ज्ञान मत दिया करिए, क्वेश्चन करवाया कीजिए। नहीं यार, बातें करना जरूरी होता है। चलो देखो, अब देखो यही क्वेश्चन है, सिंपल है। अब देखो सीड जर्मिनेशन हो रहा है, तो हाइपोकोटाइल ग्रो फर्स्ट एंड पुशेस द कोटिलेडन नोड एंड ऑल अदर पार्ट सीड आउट ऑफ द सॉइल। मतलब वो सारों को लेके एकदम बाहर आ जा रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे ईपीजीएल टाइप का जर्मिनेशन। मतलब डाइकार्ड के केस में ज़्यादा देखा जाता है, हाइपोजियल मोनोकार्ड में देखा जाता है। अरे करेला देखियो, करेला जब जर्मिनेट करता है, करेला हो गया, आम वाम हो गया, तो वो पूरा बोकला जो बोलते हैं ना, ऐसा सीड कोट बाहर आ जाता है ना, तो वो ईपीजीएल है। चलो अगले क्वेश्चन पे। हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन फेवर, तो हायर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का रहेगा तो जाइलम के डिफरेंशिएशन को बढ़ा देगा भाई। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन के हिसाब से। अब कहेंगे सर हमको ये अब डार्विन, फ्रांसिस डार्विन और सी डार्विन के कैनरी ग्रास के ऊपर का एक्सपेरिमेंट बताइए, एफ डब्ल्यू वेंट का बताइए, फिर नेचुरल ऑक्सीजन और आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के बारे में बताइए। तो देखो ना, आपकी दिक्कत यही है ना कि आपको पता नहीं होता कि आपको क्या क्या पढ़ना है। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बारे में ट्रिप्टोफैन के बारे में पढ़ लिया, जिंक के बारे में पढ़ लिया कि कैसे बायोसिंथेसिस हो रहा है। फिर ऑक्सीजन का मेन रोल है फंक्शन का, 2,4-D हो गया, 2,4,5-T हो गया, IBA हो गया, IPA हो गया। तो ये चीज़ें पढ़ोगे तब आएगा ना, धीरे धीरे आएगा। ये नहीं कि एक बार पढ़ लिया तो आ गया, ऐसा नहीं है, आप भूलोगे आएगा। अब देखो इकोलॉजिकल इंटरेक्शन से क्वेश्चन आया, क्या कह रहा है कि दो ऑर्गेनिज्म साथ साथ रहते हैं, लेकिन दोनों ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, उनको बेनिफिट होता है ना कोई हार्म होता है। तो ये एक तरह का, मतलब ये डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, इनडायरेक्ट है नेचर में, ये इनडायरेक्टली देखी जाती है, न्यूट्रलिज्म होता है। जैसे यही चीज़ है, एक मान लो फ्लैट, ऐसे यहाँ पे घर है मस्त तरीके का मैं बना रहा हूँ, तो ये घर है, बड़ा का फ्लैट है। अब मान लो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बन के तैयार है, तो वहाँ बिल्डिंग में आप अकेले फ्लैट लेने जाओगे 50 लाख का, 2 BHK वाला नहीं जाओगे ना। वहाँ पे अगर लोग रह रहे हैं तभी तो आप जाओगे, नहीं तो उसको तो एक बड़ा सा बिल्डिंग रहेगा, तब अकेले रहोगे तो उसको तो भूतिया कहेंगे, आप वहाँ पे रुकना नहीं चाहोगे, आपको रात को डर लगेगा वहाँ पे। तो वहाँ पे बहुत लोग रहेंगे तो आप जाओगे, है कि नहीं? तो वो न्यूट्रलिज्म है भाई। कहीं भी ऐसा सड़क पे आपको जाना है, सड़क पे जाना है, आप अकेले जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई कुत्ता ना काट ले, ऐसा डर और लगता है। लेकिन सड़क पे चहल पहल रहती तो आपको नहीं डर लगता। तो ये एक तरह का न्यूट्रलिज्म है। कमेंसलिज्म में क्या है, दो ऑर्गेनिज्म का ये डायरेक्ट एसोसिएशन है, जहाँ पे एक को बेनिफिट होता है, दूसरे को कोई घाटा या नुकसान नहीं होता है। पैरासिटिज्म एक फायदे में रहता है, एक घाटे में रहता है। एमेंसलिज्म में एक का घाटा हो जाता है, एक को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ भाई, कोर्स में सब कुछ पढ़ाया गया। आप एसएसबी के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं या 2024 में कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, आप हमारी रिकॉर्डेड क्लास में आ जाओ, आपको सारे पीपीटी, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, ऑडियो नोट सब कुछ मिल जाएंगे। आप अगर 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, हमारा बैच शुरू हो रहा है 15 मई से, 13 दिन बाद से, तो ज्वाइन कर लो। फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए 25% का डिस्काउंट भी है। चलो आगे चलते हैं। Normally, in the nuclear type of endosperm development, wall formation in centripetal and whole endosperm cavity filled with cell. However, the degree of cellularization varies. In which of the following of the cellularization is confined to the micropylar region only? Chalager part remain nuclear. तो देखो यही चीज़ है। फैली ये जो बीन है सेम हम बोलते हैं, और क्रोटोलेरिया सनई, इसमें क्या होता है, टिपिकली कंप्लीट सेलुलराइजेशन हो जाता है, मतलब सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। लेकिन ग्रेवेलिया जो होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, यूनिक एंडोस्पर्म पैटर्न देखने को मिलता है। क्या होता है, सेलुलराइजेशन, जो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है वो सिर्फ माइक्रोपाइलर रीजन पे होता है। जैसे मान लो यहाँ पे इस साइड जो होता है, यहाँ पे सिर्फ आपको समझ लो कि यहाँ पे क्या है, सेलुलर ऐसा सेल है, और इधर क्या है आपका चलेजल वाले में, तो इधर क्या है, न्यूक्लियर है, इधर सेलुलर इधर न्यूक्लियर। तो ये चीज़ है, तो आंसर क्या हो जाए, ग्रेवेलिया। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है देखो, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एंथर वॉल लेयर द आउटर एंड इनर सेकेंडरी पैराइटल लेयर डिवाइड पेरी क्लिनिकी। ठीक है, पेरी क्लिनिकल का मतलब क्या होता है, जैसे देखो ये है आपका एंटी क्लिनिकल, और ऐसे डिवाइड हो इधर इधर, तो ये पेरी क्लिनिकल है। तो प्रोड्यूसिंग मिडिल लेयर दिस टाइप ऑफ एंथर वॉल डेवलपमेंट कन्फर्म टू। देखो यहाँ पे जैसे मोनोकाट टाइप में क्या होता है, जो पैराइटल लेयर होता है एंटी क्लिनिकल डिवीजन होता है, तो मोनोकाट तो होगा नहीं, सिंपल। डाइकाट में क्या होता है, डाइकाट में ओनली आउटर सेकेंडरी पैराइटल लेयर डिवाइड पेरिक्लिन की फार्मिंग एंडोथेसियम एंड मिडिल लेयर, द इनर सेकेंडरी पैराइटल लेयर डायरेक्ट डिफरेंशिएट इनटू द टैपेटम। तो ये भी होगा नहीं। देखो बेसिक टाइप का जो है, ये मोस्ट कॉमन टाइप का एंथर डेवलपमेंट है, जहाँ पे बोथ आउटर एंड इनर दोनों पैराइटल लेयर
पेरी क्लिनिक करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है ना, आउटर एंड इनर। क्या सर ये क्वेश्चन समझ, भाई मैं भी पहली बार क्वेश्चन देखा सही बताऊं तो। ये देखो ना, ऐसा एग्जाम में होता है ना, मतलब यहाँ पे 120 क्वेश्चन थे, तो 120 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन तो ऐसे मुझे मिले जो आराम से कर सकते हो। 20 क्वेश्चन रहेंगे ना, नहीं तो एग्जाम का पैटर्न लेवल क्या रहेगा भाई। तो कंफ्यूज क्यों, अभी बता दिया ना। मोनोकार्ड टाइप में क्या होता है, आउटर सिर्फ डिवाइड करता है, वो भी एंटी क्लिनिकल। डाई कार्ट में क्या होता है, डाई कार्ट में भी आउटर डिवाइड करता है वो। जैसे देखो, मोनोकार्ट में आउटर पैराइटल डिवाइड करेगा एंटी क्लिनिकी, ठीक है। डाई कार्ट में क्या रहेगा, आउटर पैराइटल लेयर वो पेरीक्लिनिक की करेगा। लेकिन बेसिक टाइप में क्या होगा, आउटर और इनर जो सेकेंडरी पैराइटल लेयर रहेगा वो आपका कैसा डिवाइड करेगा, पेरीक्लिनिकी। तो ये हो जाएगा बेसिक टाइप का। अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन, इन द सेल सी ए ऑफ द टू सेल प्रो एम्ब्रियो डिवाइड वर्टिकली, और वर्टिकल डिवीजन को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। वर्टिकल और लॉन्गिट्यूडनल सेम ही है ना। अरे भाई जैसे देखो ये चीज़ है, ये इसको वर्टिकल भी बोलोगे और लॉन्गिट्यूडनल भी, और ये जो रहेगा इसको हम ट्रांसवर्ट बोलेंगे। तो ये समझा करो थोड़ा, ठीक है। तो यही चीज़ है कि सी वी प्ले माइनर रोल, मतलब दूसरा सेल है उसका बहुत कम रोल है, लेकिन सी ए वो पूरा रोल प्ले कर रहा है। तो यहाँ पे देखो हमने अपने पीपीटी से ही प्लांट इम्ब्रोलॉजी का उठा के लाए हैं आपको समझाने के लिए। तो टर्मिनल सेल डिवाइड बाई द लॉन्गिट्यूडनल आर वर्टिकल वाल, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे क्या होता है, क्रूसीफर या ओनाग्रेड टाइप का क्या होता है, बेसल सेल प्ले लिटिल आर नो रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो यही देखो ये बेसल है, देखो ये बेसल सेल है, इसका बहुत माइनर रोल है। तो ये क्या हो जाएगा आपका ओनाग्रेड टाइप का हो जाएगा। स्ट्राट टाइप का देखोगे तो बेसल एंड टर्मिनल से प्ले इंपॉर्टेंट रोल, मतलब दोनों सेल का रोल रहेगा। अगर यहाँ पे कहता है सी ए और सी बी दोनों रोल प्ले कर रहे हैं तो क्या हो जाता है, स्ट्राट टाइप का हो जाता। अब देखो यहाँ पे जहाँ पे वर्टिकल दिया है, अगर यहाँ पे आपका कह देता है कि ट्रांसवर्स वाल है, तो यहाँ पे क्या है बेसल सेल, यहाँ पे बेसल सेल करता तो सोलेनॉइड टाइप का हो जाता, ठीक। तो यही सारा चीज़ है भाई, बहुत सिंपल सिंपल, ये अच्छा टॉपिक है, इसको पढ़ना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन है, द रिमेंट ऑफ न्यूसिलस विच हैज नॉट बीन कम्प्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग सीड डेवलपमेंट। तो इसको हम पेरिस्पर्म बोलते हैं, ठीक है, पेरिस्पर्म। सिंपल क्वेश्चन है। हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 121 फीमेल गैमेटोफाइट। तो देखो क्या होता है, जो मेगा स्पोर मदर सेल होता है तो ये 4 बनाता है ना मेगा स्पोर, तो इसमें से 3 रीजनरेट कर जाते हैं, तो एक से एक एम्ब्रियो सैक बन रहा है। तो 121 बनाने के लिए 121 डिवीजन चाहिए भाई। बाइसेक्सुअल फ्लावर में जो सेल्फ पॉलिनेशन है उसको रोकने के लिए कौन कौन से एडॉप्टेशन किए जाते हैं। तो सेल्फ स्टेरिलिटी हो सकता है, पॉलिनेशन हो ही नहीं, मतलब मेल गैमीट जो पॉलन है वो स्टेराइल हो गया। हर्कोगैमी फिजिकल वेरियर आ जा रहा है जैसे स्केल्पेडेसी फैमिली में। डिकोगैमी का मतलब है कि एंथर और स्टिग्मा जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं। तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा यहाँ पे, आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट एंड पॉपुलर न्यूट्रिएंट मीडियम क्या है प्लांट टिश्यू कल्चर में। तो ये मुरासिक एंड स्कूग है। अभी जैसे मैं तो अपने नॉलेज से बता रहा हूँ, लेकिन आपको अगर इसका आंसर अलग लगता है तो आप मुझे बता देना। वाइट होगा क्या, मेरे हिसाब से एमएस मीडियम हम लोग हमेशा से पढ़ते आए हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, हैप्लॉयड प्लांट में बी प्रोड्यूस इन विट्रो। तो मतलब अगर लैब के अंदर आपको हैप्लॉयड, देखो इन विट्रो और इन विवो का मतलब क्या समझते हो कि नहीं। इन विट्रो का मतलब होता है लैब के अंदर, इन विवो का मतलब होता है सेल के अंदर काम हो रहा है, मतलब जीवित सेल के अंदर, समझ रहे हो। तो एंथर एंड पॉलन कल्चर करके आप हैप्लॉयड बना सकते हो। ओव्यूल को आप अनफर्टिलाइज ओवरी से ले रहे हो तब भी आप हैप्लॉयड बना रहे हो, अनपॉलिनेटेड ओवरी ले रहे हो फिर भी आप हैप्लॉयड बना रहे हो, मतलब ऑल ऑफ द अबव होगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, द मोस्ट पॉपुलर ऑक्जीन फॉर इंडक्शन ऑफ सोमैटिक इम्ब्रियोजेनेसिस। तो ये 2,4-D होगा भाई। 2,4-D एक तरह का वीडीसाइड होता है और इसका हम यूज करते हैं आर्टिफिशियल इंडक्शन ऑफ सोमैटिक इम्ब्रियो। तो इस तरीके से देखो हमने क्वेश्चन कर लिया है। हाँ ठीक है, रिकॉर्ड भी हो गया भाई। तो अब हम ऐसे देखो प्रैक्टिस करते रहेंगे। 20 को है आपका आरपीएससी, 9 को है एमपीपीएससी। तो आपको कुछ नहीं करना, आप जो पढ़ाई कर रहे हो पढ़ाई करते रहिए। एमपीपीएससी का जीके का तो नहीं, लेकिन बॉटनी का ना तैयारी हो जाएगा ऐसे ही। और मॉक टेस्ट में आना हो तो मॉक टेस्ट में आ सकते हो। मॉक टेस्ट ज्वाइन करने का फ़ायदा ये हो जाएगा ना कि आपको सारा नोट्स मिल जाएगा, ऑडियो नोट्स मिल जाएगा, और प्रैक्टिस का बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो यहाँ से डायरेक्ट आएंगे आपके एग्जाम में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, कितने बार कहें भाई।